गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज़ेब। आप लोगों को पता है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करवा रहा हूं। उसी सिलसिला में जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 11th आर्ट्स के लिए मैंने कंप्लीट करा दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसे आप लोग देख लें। साथ ही साथ मॉक टेस्ट हो रहा है, मॉक टेस्ट के लिए भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन देना है और किस तरीके से मॉक टेस्ट देंगे। जामिया और अलीगढ़ दोनों के लिए मॉक टेस्ट में करा रहा हूँ, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। अलीगढ़ का जो सिलेबस होता है वो ऐसा होता है कि इसमें आर्ट्स एंड कॉमर्स कंबाइन होता है, तो अलीगढ़ में मैथमेटिक्स ऐड हो जाता है, साथ ही साथ इंडो इस्लामिक भी ऐड हो जाता है, प्लस इंग्लिश नहीं रहता है अलीगढ़ के सिलेबस में। ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। आपको याद रखना है कि मॉक टेस्ट भी हो रहा है, मैं करा रहा हूँ, और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे आप देख लें कि 11th आर्ट्स कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं एनालिसिस करा रहा हूँ, और ये जो पेपर है ये जो 2021 और 22 का सेशन का है। आपको करना ये है कि 2022-23 के अगर सेशन का आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो इस ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है zebjr909@gmail.com, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न विथ ज़ेब। आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरा अपडेट मिलता रहे। अलीगढ़ और जामिया से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा, और आपको और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करना है तो इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। AMUJMICUET ये चैनल का नाम है। ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा पहला सवाल है। मैं ज़्यादा इसको लेंदी नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैथमेटिक्स के सवाल को, नहीं तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। तो ये आपको जान लेना है कि मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैथ्स के सवालों को। इंग्लिश तो होता नहीं है, बाकी सब सवालों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। फिर 3 का देखें, 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। फिर 4 में आ जाएं, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फाइव कहाँ चला गया, एक सेकेंड। ओके, ये 5 है। 5 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 7। 7 का क्या है, 7 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 8। 8 का क्या है, 8 का ए है। 9, ये सब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइट वाला है ना, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत। आप देखेंगे तो बहुत आसान भी है, और इसको अच्छा से अगर आपने पढ़ लिया तो 2-3 नंबर आप ले आएंगे, ऐसे ही टहलते टहलते ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, और 10 का ऑप्शन नंबर ए है। 11, ओके यहाँ पे 11 का भी ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद इधर आ जाएं, एक चीज़ मैं बता दूं कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया का क्वेश्चन पेपर है वो 5 से 6 साल का मैंने एनालिसिस करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट को आप ओपन करें और पूरे वीडियोस को देख लें। जब वो उन पूरे वीडियोस को देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। साथ ही साथ जो मैं मॉक टेस्ट लूँगा उसमें से भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर जामिया और अलीगढ़ का सॉल्व कर लिया आपने,
जामिया का क्या करना है, आर्ट्स का भी सॉल्व करना है और कॉमर्स का भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो उस तरीके से अगर दोनों आपने सॉल्व कर लिया प्लस जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ और अलीगढ़ का, तो आप देखेंगे कि बहुत जब आप अपीयर होंगे जामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर अलीगढ़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसका जवाब आपको आसानी से आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो ऑप्शन नंबर बी 13 आ जाए। देखो ये सब आसान आसान चैप्टर है ना, ज्योमेट्री, ये प्रोबेबिलिटी, ये आसान आसान क्वेश्चन है, ये सब आप लोग देख लेंगे तो बहुत बढ़िया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब जो चैप्टर्स हैं, रियल नंबर, ये सब जो चैप्टर्स हैं बहुत आसान है। आप आराम से थोड़ा बहुत भी टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम 7 से 8 मार्क्स आपके आ जाएंगे इसमें से। 13 का क्या होगा, 13 का बी, 14 का क्या होगा, 14 का ए होगा, 15 मीन मोड मीडियन, ये भी आसान है, इसको भी पढ़ लिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है। और 16 का ए, 17 का बी, 18 का ए, 19 इधर है, यहाँ पे क्वेश्चन है और ऑप्शन इस पे पूरा यहाँ पे है ये। ठीक है, तो 19 का सी और 20 का क्या है, 20 का है डी। तो इस तरीके से मैथ्स के 20 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपके मैथ्स बहुत ही ख़राब है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन 20 क्वेश्चंस को एएमयू में छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास 80 क्वेश्चन होंगे। उस 80 क्वेश्चन में से भी आपको कितना करना है, आपको कट ऑफ आपका जा सकता है 50 के आसपास। तो अगर आपने काट पीट के सही गलत लगा के अगर आपके मार्क्स 50 आ रहा है या फिर 45 प्लस है, 45 प्लस, वैसे तो देखिए कट ऑफ और भी नीचे जा सकता है, बट मैं जब भी करता हूँ तो कट ऑफ बढ़ा के ही मैं बताता हूँ ताकि आप सिक्योर रहें वहाँ पे। तो 45 प्लस अगर आप करते हैं, एक्सटर्नल है, तो आराम से आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाएगा एडमिशन 11th आर्ट्स कॉमर्स में। ठीक है, तो ये आप ख्याल रखें। वहीं जामिया में कितना होगा, जामिया में आपको 79 कट ऑफ जाता है। फर्स्ट लिस्ट की जो फर्स्ट जो लिस्ट आती है 79 होता है उसका। और मैंने बताया है पहले भी, जब जामिया का पेपर एनालिसिस करा रहा था तो मैंने बताया है कि क्या वजह है कि एमयू में कट ऑफ इतना कम और जामिया में हाई क्यों जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ने वाले लोग, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले लोग जामिया जाते हैं और एमयू में नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसका जो मेन वजह है वो ये है कि जामिया में लिमिटेड ही सिर्फ आपको चैप्टर्स पढ़ना होता है। सिर्फ 16 चैप्टर्स आप पढ़ के चले जाएंगे तो जामिया का आर्ट्स का पेपर आराम से निकाल लेंगे हंसते खेलते हुए, सिर्फ 16 चैप्टर्स। और वहीं एएमयू में क्या होता है, एएमयू में आपको कम से कम 42 चैप्टर्स पढ़ना होता है। 42 भी नहीं, अभी मैथ्स का तो छोड़ ही रहा हूँ, मतलब लगभग आपको 60 चैप्टर्स पढ़ना होता है एएमयू में। ये वजह है कि कट ऑफ कम जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाए। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, ये आपको करंट अफेयर का सवाल है। इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज बोगी बील इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ नहीं पूछ रहा है, बस इतना ही आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान की जो लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है वो क्या नाम है उसका, बोगी बिल है। चलिए ये यहाँ से आपको जवाब याद रखना है। अब दूसरा सवाल इसी में पूछ रहा है कि ये स्टेट बताइए, किस स्टेट में है ये बोगी बिल, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, फिर 22 में आ जाए। देयर इज अ वाटर डिस्प्यूट अमंग्स तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी। इट इज नोन एज वाटर डिस्प्यूट है। किसके किसके बीच में भाई, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी। और उस वाटर जो डिस्प्यूट है इन चारों एरिया को लेके, है ना, इन चारों यूटीज और स्टेट्स को लेके, तो उस वाटर डिस्प्यूट का नाम क्या है, किस नदी को लेके लड़ाई है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन देख लें कि महानदी वाटर डिस्प्यूट,
गोदावरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट या कृष्णा वाटर डिस्प्यूट? वेरी गुड, ये आपने तो सुना ही होगा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट है। ठीक है, ये देख लें, ये क्लास 9th का है। ठीक है, जामिया में 9th का नहीं पूछता है, सिर्फ 10th का पूछता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, द अमाउंट ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज अबाउट, हेल्दी ह्यूमन बॉडी में अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होना चाहिए? 2 to 3 लीटर्स, 3 to 4 लीटर्स, 5 to 6 लीटर्स या 6 to 7 लीटर्स? कितना होना चाहिए? ये 7 है, कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23, इसका जो राइट आंसर है 5 to 6 लीटर्स होना चाहिए। द ऑर्बिटल्स एस पी डी एंड एफ, ये किससे रिलेटेड हैं? क्या होता है एस पी डी एफ? ये आपने हाई स्कूल में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कार्बन एंड कंपाउंड ये चैप्टर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब एक तो चीज़ क्लियर है कि भैया ये केमिस्ट्री का चैप्टर है ना। तो ये अगर आपने थोड़ा भी हाई स्कूल में पढ़ा होगा, दिमाग पे थोड़ा भी आप जोर देंगे तो इसका राइट आंसर आप ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन है कि गैलेक्सी, प्लैनेट्स, इलेक्ट्रॉन्स या अर्थ लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 24, तो बिल्कुल सही जवाब कि ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, ये देखिए, ये वैसे तो इंडियन पॉलिटी का सवाल है, सिविक्स का सवाल है ना। तो इंडियन पॉलिटी वाले चैप्टर में मैंने कराया है 4 से 5 लेक्चर्स मैंने लिया है, उसमें पूरी पॉलिटी मैंने आपको पढ़ा दिया है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज, और ये बार बार पूछता है कि मिनिमम एज कितना होता है प्रेसिडेंट बनने के लिए, 35, 40, 30 या 25? तो आपको याद रखना है 35 ईयर्स। अब इसमें मैं बता दूं कि 35 ईयर्स वाइस प्रेसिडेंट का भी है, प्रेसिडेंट का भी है और गवर्नर का भी है, तो ये आपको याद रखना है। 40 ईयर्स किसी का नहीं है, ठीक है। 30 ईयर्स किसका है? राज्यसभा के अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो 30 ईयर होना चाहिए, और अगर लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपका जो एज होना चाहिए 25 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन नंबर जो 26 है, ये एएमयू का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। एएमयू हमेशा से ही प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कराने का मेन मकसद यही है कि मैं आपको एटलीस्ट टॉपिक बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एएमयू का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि कुछ टर्म से रिलेटेड विद स्पोर्ट ये पूछता रहा है एएमयू। तो आपको क्या करना है, गूगल कर लेना है, या फिर कोई बुक है नाज गाइड या फिर ट्रू गाइड या कहीं भी मिल जाएगा ये, है ना। तो वो आपको याद रख लेना है कि कौन सा टर्म किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो बटरफ्लाई जो टर्म है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, साइकिलिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग या बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही जवाब है स्विमिंग। आप थोड़ा बहुत भी अगर स्विमिंग के आसपास भटक भी रहे हैं या फिर आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इस टर्म का, इस वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा, ये वर्ड सुनने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाए, द सिंबल ऑफ पीस इज रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बताइए कि शांति का प्रतीक कौन सा सिंबल, किस सिंबल का मतलब होता है शांति का प्रतीक? ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ओलिव ब्रांच या रेड फ्लैग। क्वेश्चन नंबर 27, तो आपको पता है कि ओलिव ब्रांच इसका मतलब होता है पीस। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये साइंस का सवाल नहीं है, ये जनरल साइंस में आता है। मनोहर पांडे पढ़ लेंगे, लूसेंट पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आपको ये दिख सकता है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा है? स्टमक है, लीवर है, या फिर और आप ऑप्शन यहाँ से देख लें, गल ब्लैडर है या फिर किडनी है। क्वेश्चन नंबर 28, तो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? 28 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, और बी में क्या था? लीवर, है ना। कहाँ गया भाई? ये लीवर। तो लीवर आपको याद रखना है लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि तुलसीदास, ये दास है, तुलसीदास रोट रामचरितमानस। तो इसका यहाँ तो एक आंसर भी दे रहा है, आपको बता भी रहा है, नॉलेज भी दे रहा है कि भैया तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख लिया। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने, लैंग्वेज कौन सा था, किस लैंग्वेज में लिखा था? पाली, संस्कृत, हिंदी या अवधि। क्वेश्चन नंबर 29, इसको लिखा है अवधि लैंग्वेज में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अवधि लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाए कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पुट इन अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन स्पेस अराउंड द अर्थ इज।
कि आप सैटेलाइट में जो भी ऑब्जेक्ट का वेट होगा और सैटेलाइट में उसको आपने डाल दिया और फिर वो स्पेस पे चला गया, है ना, तो उसका वेट कितना होगा, ठीक है, ये बताना है। कैसा होगा, रिड्यूस टू ज़ीरो, क्या वो जब अर्थ के आसपास होगा, है ना, मतलब अर्थ के रेफरेंस से अगर लेंगे तो उसका जो वेट होगा ज़ीरो हो जाएगा, या सेम एज ऑन दी अर्थ, या जो अर्थ पे उसका वेट है वही स्पेस पे भी होगा, या जितना अर्थ पे है उससे ज़्यादा, या फिर अर्थ से कम, क्या वेट होगा। मिसाल के तौर पे कोई 5 kg का या 6 kg का यहाँ पे कोई वस्तु है, उसको आपने आसमान में भेज दिया सैटेलाइट के थ्रू, है ना, स्पेस में भेज दिया, तो ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि जब इस यहाँ पे 6 kg का था, अब वो स्पेस में गया तो उसका कितना वजन रह जाएगा, ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लेस देन दैट ऑन दी अर्थ, जो अर्थ पे इसका वजन होगा उससे कम हो जाएगा वहाँ पे। द टर्म अस्माउल हुस्ना, अब ये आपको पता है कि एमयू में आ रहे हैं तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। एमयू के सिलेबस में इंडो इस्लामिक करके भी चैप्टर आता है ना, सिलेबस है, टॉपिक है वो, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना, तो वो आपको पढ़ना होता है। तो यही आप बताएं कि अस्माउल हुस्ना का मतलब क्या होता है। आप थोड़ा बहुत भी आपके पास नॉलेज है, बिल्कुल आपने पढ़ा भी नहीं है, तो अस्माउल हुस्ना का तो मतलब एटलीस्ट आपको पता ही होगा। फिजिकल इमेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ये तो आप एलिमिनेट कर देंगे कि भैया फिजिकल इमेज तो है ही नहीं अल्लाह, है ना, इमेज तो कोई है ही नहीं। फिर बाकी अब इन 3 ऑप्शन में से अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि अस्माउल हुस्ना का मतलब होता है कि 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, ये होता है। 32 आ जाए कि द रेवल्यूशन ऑफ होली कुरान बिगैन विद, अब ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा गया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है इन 2 सवालों से, तो ऐसा ही लगता है कि जो होली कुरान जो रिवील हो रहा है ना, जो नाजिल हो रहा है, किस सूरे से, है ना, किस सूरे से, सॉरी, कौन से सूरे से, सूरा पहली सूरा थी, है ना, जिससे कि जो कुरान है वो नाजिल हो रही है, सूरह फातिहा, सूरह कौसर, सूरह यासीन, या सूरह अलक। क्वेश्चन नंबर 32 ये है सूरह अलक से। ऑन विच माउंटेन इन इज द केव ऑफ हीरा, गारे हीरा जिसको कहते हैं, तो गारे हीरा किस पहाड़ पे है ये बताना है, ठीक है। जबल जबल शाम, जबल नूर, जबल मरवा, या जबल अल सफ़ा। क्वेश्चन नंबर 33 तो इसका है जबल शाम। क्वेश्चन नंबर 34 देखें कि द बैटल ऑफ ओहद टुक प्लेस इन द ईयर। अब यही देखिए, ये यहीं पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपने रटा होगा, आपने याद किया होगा कि बैटल ऑफ ओहद, है ना, या बैटल ऑफ बदर, या फिर कोई भी बैटल हो, आपने ईयर याद किया होगा, 628, 623, 624, 625, इस तरीके से करके एडी में आपने याद कर लिया। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपको पूछ दिया इसने हिजरी में, तो इसी का ख्याल रखना है। हिजरी में पूछे तो क्या जवाब होगा, और वैसे अगर जो इंग्लिश कैलेंडर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उससे पूछे तो वो कौन सा हिजरी होगा, है ना। तो इसे आपको याद रखना है कि इंग्लिश में कौन सा ईयर होगा और हिजरी कैलेंडर में कौन सा ईयर होगा, ठीक है। तो बताएं, 3rd हिजरी, 4th, 5th या 6th, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका कुछ भी नहीं करना है, इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इस चीज़ का कि आपको याद रखना है कि 622 में हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है, बस यही याद रखना, एक चीज़ याद रखो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हिजरी कैलेंडर की जो शुरुआत है वो 622 में हो रहा है, यानी कि हिजरी का मतलब क्या होता है कि हिजरत करना, यानी कि माइग्रेट करना, ठीक है। तो आप बताइए कि किसने माइग्रेट किया था और कहाँ से माइग्रेट किया था जी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि किस वजह से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई, है ना, ये आपको बताना है। यानी कि किसी ने हिजरत किया होगा, किसी ने माइग्रेट किया होगा, तो किसने माइग्रेट किया और कहाँ से माइग्रेट किया,
तो ये आपको याद रखना है कि हिजरी कैलेंडर की शुरुआत 622 में हुआ। अब मिसाल के तौर पे कोई इवेंट 624 में हुआ है ना, और हिजरी कैलेंडर की शुरुआत 622, तो भैया 623 में 1 साल और 624 में 2 साल, यानी कि 2 हिजरी 624 में जो भी इवेंट होगा वो 2 हिजरी कहलाएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि 3rd हिजरी में बैटल ऑफ उहद हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाए। द गैरिसन टाउन फॉर सोल्जर्स कंस्ट्रक्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी वाज नेम्ड। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, एक टाउन बनाया था, एक कस्बा बनाया था सोल्जर्स के लिए, है ना। उसको क्या बोलते हैं, सीरी, जहांपना, इख्ता या किला। क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर है सीरी। 36 आ जाए। एमयू में जब आएंगे तो आपको इंडो इस्लामिक के साथ साथ मेडिवल को भी बहुत अच्छे से पढ़ कर जाना है। तो इंडो इस्लामिक भी पढ़ के जाएं बहुत अच्छे से, और मेडिवल को भी, और एमयू से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो अलीगढ़ मूवमेंट हो या फिर और भी जो चीज़ें हैं अलीगढ़ से रिलेटेड, वो आपको याद करके जाना है बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाए। शेर शाह सूरी रूल्ड दिल्ली बिटवीन। शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान, सॉरी दिल्ली के ऊपर कब से कब तक रूल किया है। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन देख लें। 1530 से 40, 1530 से 45, 1540 से 1550 या 1540 से 1545 तक। क्वेश्चन नंबर 36, इसका जो राइट आंसर होगा वो 1540 से 1545 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 37 में देखें। शाह वलीउल्लाह डाइड। शाह वलीउल्लाह का डेथ कब हुआ, किस ईयर में, 1749, 1759, 1762 या 1773। क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर है 1762। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भैया आपको मैंने जब जामिया का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा था, मैंने वहाँ पे बताया भी था, और इसीलिए मैंने बताया था कि बहुत कंफ्यूजन होगा, हो सकता है आपने सही से अगर नहीं पढ़ा हो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आपको लगेगा कि भाई ये तो इंडिया में ही पैदा हुए होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए थे। इनकी जो पैदाइश है वो है मक्का में पैदाइश। तो ये आपको याद रखना है कि इनकी पैदाइश मक्का में है। साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। आपको बताना है कि किस ईयर में और कहाँ पे वो सेशन था जब ये प्रेसिडेंट थे। साथ ही साथ आपको बताना है कि जितनी भी किताबें हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, उन किताबों का नाम लिख देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 39, इसका मतलब ये है कि आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बिल्कुल बढ़िया से चारों तरफ से पढ़ लेना है। 39 में आ जाए। सर सैयद अहमद खान रोट तफसीर ऑफ कुरान। तो इन्होंने तफसीर कुरान लिखा था, उसका टाइटल पूछा जा रहा है कि टाइटल क्या था उस तफसीर कुरान का। तफसीर अल कुरान, बयान अल कुरान, रूहुल मानी, जमीउल बयान। ये मैंने पहले ही बता दिया, तफसीर अल कुरान, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, तफसीर अल कुरान। 40 में आ जाए। टीपू सुल्तान। देखो, जो मुस्लिम रूलर्स हैं, चाहे वो मेडिवल इंडिया यानी कि दिल्ली सल्तनत हो, मुग़ल एम्पायर हो, या फिर और इधर आ जाओगे हैदर से लेके, है ना, और टीपू सुल्तान, इन दोनों को भी पढ़ना है आपको। ये सिलेबस में ही है आपके। मैं सिलेबस आपको डिटेल में मैं दिखा दूंगा एक बार कि क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है आपको। एमयू के लिए सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो बताएं कि क्वेश्चन नंबर 40, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर डाइड इन एट। टाइगर ऑफ मैसूर की डेथ हुई थी, कहाँ पे हुई थी, सेरिंगापट्टनम, देवनहल्ली, मैंगलोर या पोलिलूर। क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर है सेरिंगापट्टनम। आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि किस ईयर में इनकी डेथ हुई थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये इतना टफ सवाल आपसे क्यों पूछा जा रहा है कि द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा है। ये अगर सवाल ढंग से पूछ लिया जाए तो जो ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं बता पाए, खास करके वो लोग जो हाल ही में जिन्होंने +2 को पास किया है यानी कि इंटर किया है, और वो जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो उनको ही नहीं पता होता है, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि भाई द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये बुक भी है और किसने लिखा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है आपसे क्यों पूछ लिया गया। खैर जो भी हो, एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है बीमर टाइप का जिससे आप घबरा जाएं, बट आपको घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर कर देना है, छूना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, आगे बढ़ जाओ। बट आपको मैं बताऊंगा कि किसने लिखा है। तो इसको लिखा है, क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो है लास्की। हैरोल्ड लास्की ने ही बुक लिखा है द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना टफ क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 42 में आ जाए। द टर्म जस्टिस, जो जस्टिस है, हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये आपके चैप्टर में है, मुझे नहीं लगता कि है
अगर होगा भी तो बहुत डीप ये आपसे पूछा जा रहा है, बट फिर भी सवाल पूछा गया है। ये 11th के पॉलिटिकल थियरी की जो बुक है उसमें होगा ये टॉपिक, और वहाँ पे इसका मतलब शायद इस पूरे टॉपिक को बढ़िया से क्लियर किया गया होगा। तो वहाँ पे अगेन ये बीमर क्वेश्चन है, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से। अगर आता है तो दैट्स वेरी गुड, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाना है, मायूस नहीं होना है। 2-3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे आएंगे ही कि बिल्कुल आप घबरा जाओगे, बट यू डोंट हैव टू वरी, है ना, आपको घबराना नहीं। तो जो जस्टिस है वो किस वर्ड से लिया गया है? सबसे पहले याद रखना है कि लैटिन वर्ड है वो। तो ऑप्शन देखते हैं, जस्ट, जस्टिशिया, ज्यूट या जज। तो वो जस्टिसिया वर्ड से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द वैल्यू ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड बाय मार्क्स। क्या कहता है? मार्क्स आपके सिलेबस में थोड़ा सा है ना, नेशनलिज्म इन यूरोप जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स के बारे में, एंजल के बारे में जिक्र है, तो वो आप वहाँ से देख लें। कि कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ठीक है, मार्क्स की पहले तो बुक बताएं कि मार्क्स की कौन सी बुक है और कौन कौन से थियरी दिया है इन्होंने। तो मार्क्स का सवाल ये है कि द वैल्यू ऑफ गुड्स इज डिटरमाइंड बाय मार्क्स। क्या कहते हैं कि वैल्यू ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? किस चीज़ से आप वैल्यू ऑफ गुड्स को डिटरमाइन करेंगे? लेबर से, लैंड से, कैपिटल से, या फैक्ट्री ऑनर से? क्वेश्चन नंबर 43, लेबर से। इनकी तो लड़ाई ही है कैपिटलिस्ट, है ना। तो ये आप देख लें कि क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं मार्क्स। थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इन्होंने दिया है। आपसे जो मैंने सवाल किया है कि बुक बताएं, मार्क्स की बुक। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन, देखो इस तरीके से आपको एडोल्फ हिटलर की बुक याद रखना है, मार्क्स की बुक याद रखना है, साथ ही साथ आपको रूसो, लॉक, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत इनका जिक्र है आपके बुक में, नेशनलिज्म इन यूरोप वाले, मॉन्टेस्की, है ना, ये याद रखना है। साथ ही साथ आपको एरिस्टोटल और प्लेटो की बुक्स जो है वो भी याद रखना है। मैकियावेली की भी बुक है द प्रिंस, उसे भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑन विच डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ नॉट को सबसे पहले आप मार्क कर लें, गोला कर लें। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है ना, जो क्या नहीं है, जो ये नहीं बताता है कि भाई इस तरीके की डेमोक्रेसी होती है, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ में नहीं आता है। ये किस सेंटेंस है? ओपन एंड फेयर इलेक्शन, फ्रीडम, एब्सेंस ऑफ अपोजिशन, या मेजोरिटी रूल। क्वेश्चन नंबर 44। देखो ये डेमोक्रेसी के अंदर ये तो होता ही है, ओपन एंड फेयर इलेक्शन, मतलब कि कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। अगर मेरे पास विल पावर है मैं भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता हूँ, बट फुलफिल करूँ मैं क्राइटेरिया। अब ऐसा ना हो कि मैं 18 साल का हो गया और मैं इलेक्शन ही कंटेस्ट कर लूँ, नहीं ना। अभी आपने देखा कि 25 साल होना चाहिए लोकसभा के लिए, 30 साल होना चाहिए राज्यसभा के लिए, एटलीस्ट ये सब फुलफिल करेंगे तो आप इलेक्शन कंटेस्ट करिए। तो ओपन एंड फेयर इलेक्शन तो होता ही है गवर्नमेंट में, फ्रीडम भी होता है भाई, मेजोरिटी रूल भी होता है। यही तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि मेजोरिटी रूल, बट ये नहीं होता, एब्सेंस ऑफ अपोजिशन नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया इस हिसाब से, एब्सेंस ऑफ अपोजिशन, ये इसका राइट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है कि भैया डेमोक्रेसी के अंदर एब्सेंस ऑफ अपोजिशन नहीं होता है, अपोजिशन की आवाज़ होती है ना, अपोजिशन होती है। तो जैसे कि कोई सत्ता में होता है, कोई विपक्ष में होता है, तो ये डेमोक्रेसी की खूबी है। क्वेश्चन नंबर 45 आ जाए कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज इन इंडिया इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है 73rd और 74th? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, पंचायत म्यूनसिपैलिटी, यूनियन एंड स्टेट, या इंटर स्टेट एंड जोनल काउंसिल। तो बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर है पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। आपको बताना है कि पहला और दूसरा कौन सा स्टेट है जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कायम किया था। 46 में देखिए, ये अगेन ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है आपसे, न जाने कौन बैठ गया था ये क्वेश्चन पेपर लेके आपको बनाने के लिए, किसने इसको सेट किया है, अब क्या ही बताऊं मैं। स्टेट हैज़, स्टेट की कितनी एलिमेंट्स होते हैं? 4, 5, 3 या 2, कितने एलिमेंट्स होते हैं? क्वेश्चन नंबर 46। तो इसके होते हैं 4 एलिमेंट्स। ये पूछना क्या चाहता है? ये पूछना चाहता है कि स्टेट किसको कहते हैं। जब देखो, जब एक टेरिटरी डिफाइंड हो गया, पहले टेरिटरी डिफाइंड नहीं था कि कहाँ तक इंडिया होगा, कहाँ तक पाकिस्तान होगा, बट टेरिटरी डिफाइंड हो गया तो स्टेट के जो एलिमेंट्स हो गया, एक तो एलिमेंट्स हो गया कि उस वो स्टेट जो है, जो भी स्टेट है, स्टेट का मतलब कंट्री, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं,
वो जो स्टेट होना चाहिए वो सॉवरेन होना चाहिए। सॉवरेन का मतलब खुद मुख्तार यानी आज़ाद होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपना फैसला खुद ही ले। किसी भी तरीके का कानून हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, वो उस कंट्री के लोग तय करेंगे, है ना। दूसरे कंट्री के लोग ये नहीं बताएंगे कि भाई आप इस तरीके का कानून नहीं बना सकते हैं। बनाएंगे, सरकार है, सरकार बनाएगी, बट वहाँ के लोगों को तय करना है कि उस तरीके का कानून को वो अपनाना चाहते हैं या उसका विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पहले तो सॉवरेन होना चाहिए। एक स्टेट की फर्स्ट एलिमेंट ये है, सॉवरेन होना चाहिए। दूसरा दूसरा जो है वो क्या है, वो है पॉपुलेशन, है ना, कि भैया स्टेट है, कंट्री है, तो उसमें कोई कुछ पॉपुलेशन होगा। और थर्ड है टेरिटरी, कि एक डिफाइंड टेरिटरी है ना, कि ठीक है भाई इंडिया है तो इसी को इंडिया बोलेंगे, बाहर जाएंगे तो ये पाकिस्तान या चाइना नेपाल आएगा। ठीक है, और क्या है, गवर्नमेंट, उस स्टेट को रन करने के लिए गवर्नमेंट। तो ये 4 एलिमेंट है, आपको याद रखना है, ये चारों एलिमेंट का नाम याद रखना है, सॉवरेन, पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट। 47 व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम। ये व्हेन कह रहा है कि कब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था, है ना। ये बताइए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कब सस्पेंड किया गया था, 1940, 41, 42 या 45। क्वेश्चन नंबर 47। तो 1941 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, अगेन ये इंडियन पॉलिटी का सवाल है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब होता है कि आपको आज़ादी मिल जाती है किसी भी तरीके का न्यूज़ अखबार में, टेलीविज़न में दिखाने के लिए। तो ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है किस आर्टिकल में है, 14, 19, 17 या 22। क्वेश्चन नंबर 48। अगर आपने इंडियन पॉलिटी मेरा लेक्चर पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से इसका जवाब दे देंगे। वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 49 में आ जाए, अ जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली ऑन द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय। देखो इतना तो तय है कि जो हाई कोर्ट का जो जज होता है उसको रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। इतना ये बता रहा है, खुद ही आपको नॉलेज दे रहा है। देखो क्वेश्चन से भी आंसर ढूंढा जाता है, जो कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है, बट रिजोल्यूशन कौन अडॉप्ट करेगा, कौन वो प्रपोजल लाएगा कि भाई साहब हाई कोर्ट के जज को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट या स्टेट, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, या गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, या स्टेट असेंबली, कौन करेगा। क्वेश्चन नंबर 49, इसका जो राइट आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिजोल्यूशन पास करेगी तो भैया हाई कोर्ट के जज को हटा देगा कौन, प्रेसिडेंट। 50 में चले, क्वेश्चन नंबर 50, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। भैया जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई थी। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग, ये भी मैंने पढ़ा दिया है इंडियन पॉलिटी वाले चैप्टर में। तो पहली मीटिंग कब हुई थी ये बताना है। इतना तो तय है 1946 में, तो भैया ये 1946 चारों है, आप हटा नहीं सकते। हाँ ये है कि दिसंबर में हुआ था, तो दिसंबर आते ही ये जनवरी कट गया, नवंबर कट गया। अब 2 दिसंबर में 2 डेट है। आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 की पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 51 में आ जाओ कि कहाँ चला गया भाई, ये है 51। कि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कब कर रहा हूँ पता है, 4:24 यानी कि 4:30 बजे सुबह में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। यार लिबर्टी और इक्वालिटी क्या है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, या फिर दो ऑप्शन क्या है भाई, दो ऑप्शन है, अनरिलेटेड टू ईच अदर या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, इसमें सवाल ये पूछा गया है कि लिबर्टी और इक्वालिटी का मतलब क्या है, क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं यानी कि अपोजिट हैं, है ना, या फिर ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं यानी कि इनके बिना, मतलब एक के बिना दूसरे का काम नहीं होने वाला है ना। तो भैया जाहिर सी बात है लिबर्टी और इक्वालिटी अपोजिट नहीं है। जहाँ लिबर्टी नहीं होगा वहाँ इक्वालिटी नहीं होगा, जहाँ इक्वालिटी नहीं होगा वहाँ पर लिबर्टी नहीं होगा, तो ये एक दूसरे के साथी हैं। ठीक है, 51 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। 52 में व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बताइए कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। It is limited and indirect form of democracy. It is direct form of democracy. Representatives are chosen for unlimited time, या a democracy where the prime minister is the only representative। देखो
आपको मैं एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि डेमोक्रेसी ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, ऐसा थोड़ी है। हमारे एमएलए, हमारे ग्राम प्रधान और हमारे एमपी जो हैं वो भी तो रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये जो स्टेटमेंट खत्म हो गया, यानी कि डी को आपने कर दिया खत्म। रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन फॉर अनलिमिटेड टाइम, बहुत ही वाहियात सा ये स्टेटमेंट है, कोई देखते ही इसको काट देगा कि हटाओ इसको। अनलिमिटेड टाइम के लिए थोड़ी कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो जिंदगी भर प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बनता है। इलेक्शन होता है हर 5 साल में, कोई प्रधान बन जाता है, एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो हर बार जीत के आ रहा है, बट ऐसा गारंटी उसको नहीं दिया जा सकता कि एक बार उठ गया और उसने अगर मान लीजिए बहुत ही अच्छा काम कर दिया तो अपने आप जनता ने कह दिया कि भाई साहब आप ही रहेंगे, हमारे माई बाप आप ही हैं, ज़िंदगी भर आप ही रहिए। ऐसा नहीं होगा, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होगा। तो अनलिमिटेड टाइम के लिए तो नहीं होता है। तो दो दो आंसर कर गया। ये क्या कह रहा है, इट इज़ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी होता है, क्या वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है? यानी कि हम खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं भाई, हम डायरेक्ट नहीं फॉर्म पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि हमें जो भी कानून बनवाना है, हम जाके नहीं कहते हैं, हम जाके नहीं बनाते हैं वोट। हमने क्या किया, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर दिया, हमने चुन लिया अपने लीडर्स को, और हमारे बिहाफ पे वो लीडर अब काम करते हैं। ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन सही होगा कि इट इज लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52। 53 में आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये देखो, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जितना भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स की जो पार्टीज हैं वो नाम याद रखना है कि किस स्टेट में कौन सी पार्टी है, खास करके वो जो अभी पार्टी हैं जो सरकार में है, जो सत्ता में है ना। तो ये आपको याद रखना है। क्लास 10th का पॉलिटिकल पार्टीज का जो चैप्टर है उसमें एक पेज पे पूरा दिया हुआ है कि किस स्टेट में कौन सी पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द, ठीक है, तो इसमें बताना है कि करेक्टली मैच बताना है, पीडीपी आंध्र प्रदेश, टीडीपी जम्मू कश्मीर, बीजेडी बिहार या टीएमसी वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा सही मिलान किया गया है? तो बिल्कुल सही कि टीएमसी वेस्ट बंगाल में है, आपको पता ही है। बीजेडी, ये मुझे लगता है ये नवीन पटनायक, बीजू जनता दल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो नवीन पटनायक की ये पार्टी है जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, और पीडीपी देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया है, टीडीपी आंध्र प्रदेश में, पीडीपी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये डी हो गया, ये सही जवाब, सही जवाब। अंडर विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट। ये बहुत ही मतलब कि ठीक है, सवाल ठीक है, बट थोड़ा सा इसका लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, आपके हिसाब से क्लास 10th मतलब क्लास 10th आपने पास किया, 11th का आप एंट्रेंस दे रहे हैं, और आपसे इस तरीके का सवाल ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, या फिर ये इसलिए पूछा गया हो सकता है कि आपके चैप्टर में इसका जिक्र आ गया हो, आपके बुक में आपके किसी चैप्टर में इसका जिक्र हो, इस वजह से पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 54, कि मिनर्वा मिल केस, मोहिनी जैन केस, मेनका गांधी केस या अजीज पाशा केस, किस केस के तहत राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने? क्वेश्चन नंबर 54, आप बताइए कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल किस आर्टिकल में है और किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपके यही मोहिनी जैन केस के थ्रू इसको राइट टू एजुकेशन मिला, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में जगह दी गई। ठीक है, कहाँ थे हम लोग, ओके। फिर हु अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट जज, भैया डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करेगा इंडिया में? स्पीकर। स्पीकर से क्या मतलब है, कोर्ट का स्पीकर से कोई लेना देना नहीं है ना, ये वो वाले स्पीकर थोड़ी हैं जिसको हर कोई बजाता चलेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट है वो भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को देख लेंगे या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह को हटाएंगे, ये जो करेंगे। चीफ मिनिस्टर का भी काम नहीं है ये सब। देखो ये थोड़ा सा इतना तो दिमाग होगा आपके पास कि भैया ये क्या हो गया, स्पीकर हो गया, क्या हो गया ये लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया। प्रेसिडेंट भी क्या हो गया, यही लेजिस्लेचर का ही समझो पार्ट हो गया, है ना। एग्जीक्यूटिव भी हो जाता है वैसे तो। अब यहाँ देखो ये भी लेजिस्लेचर का पार्ट। ठीक है, गवर्नर वैसे भी अगर करना चाहोगे तो एलिमिनेट नहीं कर पाओगे उस तरीके से, है ना। चलो, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस को, ये राइट आंसर।
56 में आ जाओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, इसमें से कौन सा सर्विस सेक्टर है? ट्रांसपोर्टेशन, गारमेंट इंडस्ट्री, फ्लोर मिल्स या मोबाइल इंडस्ट्री, कौन सा है सर्विस सेक्टर? क्वेश्चन नंबर 56 इसका है ट्रांसपोर्टेशन। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड करे। तो ट्रांसपोर्टेशन है ना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो वो सर्विस सेक्टर में आ गया। क्वेश्चन नंबर 57, ग्लोबलाइजेशन एडवर्सली अफेक्ट्स। ग्लोबलाइजेशन किसके ऊपर अफेक्ट करता है? मतलब ग्लोबलाइजेशन का बुरा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन दैट कंट्री, डब्ल्यूटीओ पॉलिसी या वर्ल्ड बैंक पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 57 बिल्कुल राइट जवाब है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन दैट कंट्री। भाई ग्लोबलाइजेशन होगा तो क्या होगा कि बाहर की कंपनियां आपके अंदर आएंगी, है ना, और लोग खरीदेंगे। वो होता है ना कि दूर का ढोल सुहाना होता है। तो कोई बाहर से आता है चमक धमक करके कि भाई मेरा ये